हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी, और मेरे साथ डॉक्टर आयुष पारिक हैं। हम आज गुरु नीति का एपिसोड नंबर 35 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सीएलसी जो है वो यूट्यूब पर एक यूनिक आइडिया के एपिसोड्स आजकल डिस्कस कर रही है, तो हम मिक्स्ड फॉर्म में न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच को लेकर हम ये सभी क्वेश्चंस आपके सामने आज डिस्कस करेंगे और डॉक्टर आयुष पारिक भी उसमें मेरा 100% साथ देंगे। जी सर, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। एक जो चीज सर अभी मैंने नोटिस की है, जो एनटीए का ये ट्रेंड बन गया है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आसपास क्वेश्चन तो वो पूछती है, पर फिर भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि उनमें ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ताकि बच्चों को उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन वो किस तरीके से चूज कर पाए, उनको आज हम उन ट्रिक्स की भी हम लोग बात करेंगे साथ में कि हम कैसे सही आंसर तक पहुंच पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार लैंग्वेज के कारण ही हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता है, एनसीईआरटी सर बच्चे पता नहीं कितनी बार निकाल लेते हैं फिर भी गलत कर देते हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमारे को इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट के यदि क्वेश्चंस पता लग जाए तो उससे हमें यह भी पता लगेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है, तो हमें यह आइडिया मिलेगा कि हमें एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। उसके आगे पीछे पूरा पेपर आता है जी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये लेक्चर और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर इनकरेक्ट, निम्न में से कितने कथन असत्य हैं। आपको यह बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूरल नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट। अब एक और चीज कि हम अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट पढ़ें जिसपे पूरा स्टेटमेंट टिका हुआ हो, तो उनको अपन क्या करें, राउंड इस तरीके से कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आंसर तक जाने में जी। ये पॉइंट टू पॉइंट, और आपको ये भी पता है कि नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट सिस्टम कौन सा है, नर्वस। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, करेक्ट। बिल्कुल सर। सेकंड स्टेटमेंट है एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम, इसका मतलब ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है और जो हार्मोन के द्वारा प्रोवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट, सही हो गया। बिल्कुल सर। थर्ड स्टेटमेंट है मस्कुलर एक्शन अकर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। क्या डॉक्टर आयुष सर, ये मस्कुलर एक्शन हार्मोनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा क्या? सर अगर ऐसे होता तो मैं इंतजार करता कि मैं पेन को कैसे उठाऊं, क्योंकि जब तक मेरे बॉडी से हार्मोन वहां तक पहुंचते, तो जब तक जो रिफ्लेक्स एक्शंस जो मसल्स परफॉर्म करती हैं वो तो हो ही नहीं पाता, हार्मोन के थ्रू होता, क्योंकि मस्कुलर एक्शन बहुत फास्ट होता है। मैंने सोचा और फटाफट अपना पेन यहाँ टच कर दिया, तो ये तो गलत हो गया सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ नर्वस सिस्टम के बाद एंडोक्राइन सिस्टम का रोल होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल गलत हो गया, तो बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इन न्यूरॉन अकर थ्रू साइनेप्स। आपको पता है कंडक्शन क्या है और ट्रांसमिशन क्या है। एक कोई भी न्यूरॉन है, यदि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर यदि ये मैसेज जाएगा तो ये साइनेप्स के थ्रू जाएगा। इट मींस ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो सर एक फिर हमने पूछा था, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि ये इज और आर आपको लगेगा आर दे दिया तो एक से ज्यादा गलत है, तो आपको आपके कॉन्सेप्ट पे चलना है। हमने सभी स्टेटमेंट पढ़े, क्यों सर जी, पर हमारा आंसर अभी यही बताता है कि एक ही गलत है जी, और ऑप्शन में भी है, तो फर्स्ट आंसर लगा देते हैं, क्यों? बिल्कुल। तो फर्स्ट का सही आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा फर्स्ट, जो कि गलत स्टेटमेंट है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी बिल्कुल सर। देखिए, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस ऑन हॉट डेज इज नॉट सेफ because alcohol inhibits the release of which normally helps to conserve water during dehydration। गर्मी के दिनों में अल्कोहलिक पेय पदार्थ पीना सुरक्षित नहीं है। वैसे तो सर अल्कोहलिक पेय पदार्थ पीना कभी भी सुरक्षित नहीं है जी, पर अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गर्मी की बात की है इसने, क्योंकि अल्कोहल उससे मुक्त होने को संदमित करती है, जो कि जल के संरक्षण कर निर्जलीकरण को रोकता है। तो ये क्या कह रहा है कि गर्मी के दिनों में अगर कोई अल्कोहलिक बिवरेजेस पीता है तो किस हार्मोन का जो रोल है वो इनहिबिट होगा, और वो हार्मोन किसमें हमारे हेल्प करता है। तो हम चारों हार्मोन्स को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ
मेरे को ऐसा लग रहा है कि वाटर डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने वाला यदि हार्मोन हमें पता लग जाए तो हमारा आंसर तक हम इजी वे से पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन तो मिल्क से रिलेटेड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी करता है, यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें भी होता है। तो इसका तो कोई शराब से और वाटर से रिलेशन यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और मिल्क लेट डाउन हार्मोन और स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। इट मींस फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया सर फर्स्ट तो। चलिए सेकंड, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी कंजप्शन है उसके लिए जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला बीएमआर को, वो कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। ये इसका मेजर फंक्शन है। कैलोरी कंजप्शन रेट जो इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, तो इसका भी सर वाटर से रिलेशन तो यहां पर नहीं लग रहा। मींस ये भी यहां पर गलत हो गया। थर्ड पे ट्राईआइडोथायरोनिन। इसका मतलब ये T3 की बात कर रहा है तो रिलेटेड थायरोक्सिन और T3, T4 और T3 इसी से रिलेटेड हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो सकता है। अब सर हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग आप अभी पहचान जाएंगे, इस नाम से बहुत फेमस है ये ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए अपना रोल प्ले करता है और कलेक्टिंग डक्ट और DCT में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये प्रमोट करता है। और दूसरा इसका रोल ये भी है कि ये वेसल्स को प्रेस भी करता है, इसीलिए इसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है। तो ये कुल मिला के बात ये हुई कि गर्मी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक बिवरेजेस का यूज कर रहा है तो उसके अंदर ADH हार्मोन का रोल जो है वो इससे प्रभावित होगा और उसके कारण ADH हार्मोन नहीं निकल पाएगा, तो वो व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसलिए हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो सही आंसर फोर्थ हो जाता है। क्यों सर? करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ हो गया। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ADH बोल रहे हैं, इसी को वैसोप्रेसिन भी बोल रहे हैं, और भी देखा जाए तो इसी को पिट्रेसिन के नेम से भी जानते हैं। जी क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां पर बच्चों हम सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर, जैसा कि अभी आपने देखा, हम किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, मैं और डॉक्टर आयुष पारिक, तो हम करेक्ट अप्रोच की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम पहले कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन, जो भी फोर्थ ऑप्शन दिए है, थर्ड दिए है, सेकंड दिया है या फर्स्ट दिया है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली हम एक राइट अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम बात सही है, क्योंकि वहां पर जो एग्जामिनर बैठा है ना, आप देखिए ये एग्जाम किसके लिए लग रहा है? MBBS एंट्रेंस एग्जाम है। सर्जरी टेबल पर कई बार डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि आर्टरी काटे या वेन काटे, और इस छोटे से कंफ्यूजन के कारण पेशेंट की जान चली जाती है। तो यहां पर भी सर एग्जामिनर की अप्रोच यही रहती है कि बच्चे को उस प्रेशर टाइम पे कैसे कंफ्यूज किया जाए, और इस कंफ्यूजन से अगर आप निकल करके आते हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक तो सिक्योर करेंगे ही, साथ में बहुत अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स देन एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसका मतलब डॉक्टर आयुष, यहां पर नॉट कंडक्टिंग, इट मींस कैसा हुआ? रेस्टिंग फेज है। जी सर, बिल्कुल रेस्टिंग फेज की बात कर रही है। रेस्टिंग फेज में फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम देन सोडियम। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट अपने एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल है। मोर परमिएबल होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सोलेमा हो गई, जो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें हमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखाई देती है, और अंदर की तरफ हम लोग देखें तो जैसे कि ATP होता है, तो ATP पर जो फॉस्फेट है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ ही साथ जो प्रोटीन्स होते हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि अंदर की तरफ यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में तो नेगेटिव आयंस ज्यादा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोलेमा के बाहर की साइड में रेस्टिंग कंडीशन में पॉजिटिव और अंदर की साइड में नेगेटिव। और पोटेशियम की जो लीकेज चैनल है वो सोडियम की लीकेज चैनल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो गया सर। सेकंड स्टेटमेंट परमिएबल, बिल्कुल इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट
इन द एक्सोप्लाज्म। बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव जो हमने देखा ये प्रोटीन हो गया, ये इसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाता क्योंकि हेल्थी है। आयंस जो है वो तो उनके अंदर तो यहां पर लीकेज चैनल्स वगैरह होंगी, पर प्रोटीन जो है बल्क में वो इसके लिए मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मैं कह सकता हूं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट में ही सर हमें आंसर मिल जाता है, पर एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको लगे कि फर्स्ट में आंसर मिल गया तो ये नहीं कि आप तीनों छोड़ दें, बाकी को भी चेक करना, बाकी को चेक करना जरूरी है। ठीक है, पर देखिए सर बाकी तो फिर ये दोनों को इनकरेक्ट बता रहा है, जो ऐसा तो है नहीं, तो सेकंड गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने देखा कि सर दोनों ही सही हैं। और थर्ड में सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। तो सर फर्स्ट में हमें आंसर मिल जाता है, लगा दो। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट होगा। तो इसमें आपने ये भी देखा कि रेस्टिंग पोटेंशियल, यहां पर रेस्टिंग पोटेंशियल का नेम नहीं दिया गया है। नॉट कंडक्टिंग कोई ये मानना है कि वो रेस्टिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए यहां पर सर एक पंप भी काम करता है। बिल्कुल, उस पंप को क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप की अहम भूमिका क्या होती है? 3 सोडियम आयंस को तो बाहर की तरफ भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। तो इससे रिलेटेड भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम बना सकते हैं। और सर ऐसा रेस्टिंग कंडीशन में हम इसको पोलराइज भी तो कहते हैं ना, कि न्यूरॉन हमारा क्या है, पोलराइज्ड है जी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब हो गया कि पोलराइज्ड कंडीशन है न्यूरॉन की। उस पर पोटेंशियल एक जनरेट होता है तो वो -70 होता है। जी सर, बिल्कुल। और यानी कि जब इंपल्स कंडक्ट करेगा तो पहले ये देखिए पोल्स बने हुए हैं ना, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो इंपल्स जनरेट करेगा तो ये कैसा हो जाएगा? डीपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आई व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट? इसके लिए सर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जी सर। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो यहां से हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट एंटर हो रही है। क्लियर जी। फोटोन के फॉर्म में लाइट आ रही। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे पास में ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये किससे रिलेटेड दिए गए हैं? आई से रिलेटेड। तो हमें आई का डायग्राम देखना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट हम ये कह सकते हैं यहां पर कॉर्निया हो गया सर, देन लेंस हो गया, लेंस, देन ये फाइनली रेटिना। हम ये मान के चल रहे हैं रेटिना, जिसपे इमेज पड़ती है और इन्वर्टेड होती है। जी। इमेज फॉर्मेशन का काम रेटिना करेगा। इसका मतलब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो सबसे पहले किस पर गिरनी चाहिए? कॉर्निया पे। तो सबसे पहला सीक्वेंस किसका आना चाहिए? बिल्कुल सर, कॉर्निया का आना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट ई होना चाहिए। बिल्कुल। तो कौन से ऑप्शन में ई है पहले ये चेक कर ले। सर थर्ड में भी है, यहाँ पर सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है, फर्स्ट में नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद हम ये देख रहे हैं, इसमें सर 1 लगा देता हूं क्योंकि ये अच्छी अप्रोच है कि हमें जो मिलता जाए हम उस पे 1 2 3 लगाते रहे ताकि फटाफट से उन्हें ऑप्शन से हम कंपेयर कर लें। जी। ओके सर, 1 लगा दिया सर। उसके बाद सेकंड किसकी बारी आएगी? लेंस की। लेंस ऑप्शन। इसका मतलब यहां पर कहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है लेंस? नहीं है सर। लेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अब हमें क्या जाना पड़ेगा? रेटिना। तो रेटिना के क्रॉस सेक्शन की बात पे आ गया सर। जी। इसकी क्रॉस सेक्शन यदि देखी जाए तो सबसे इनर मोस्ट पर यहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स मींस रोड्स या कॉन्स प्रेजेंट होंगी। जी सर। यहां पर बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। जी। और यहां पर गैंग्लियोनिक लेयर प्रेजेंट होगी। इसका मतलब कॉर्निया से जो लाइट आएगी जी लेंस पर गिरी, लेंस के बाद किसका नंबर है? गैंग्लियोनिक लेयर का। रेटिना भी फर्स्ट सबसे पहले। गैंग्लियोनिक कहीं ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल सर, बी पे दिया हुआ है। हाँ, तो उसको सेकंड नंबर दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सेकंड नंबर इसको हमने दे दिया। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? और कंफ्यूजन अब देखिए, यहां पर फोर्थ भी अब खत्म हो गया ऑप्शन। जी। क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस हो गया, कौन बनेगा करोड़पति की तरह 50-50, यानी सेकंड और थर्ड की कहानी हो गई। अब इसको भी हम हटा देते हैं। जी। अब हमें ये देखना है इसके बाद किसका नंबर है? बाइपोलर न्यूरॉन। क्या ऑप्शन में बाइपोलर न्यूरॉन दे रखा है? बिल्कुल सर, जी पर दिया हुआ है। हाँ, इसका मतलब इसको कौन सा नंबर मिलना चाहिए? थर्ड। हाँ, इसको थर्ड मिल जाना चाहिए सर। हाँ, तो अब शायद क्वेश्चन को इजी अप्रोच से हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर ए का आना चाहिए, सेकंड बी का आना चाहिए, थर्ड जी का आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन सर गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड मिल गया सर हमें आंसर। जी। क्लियर है? जी।
बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो हम इजी वे से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूँ आई वाले में, कि हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि रेटिना पर जो इमेज बनती है वो सर इन्वर्टेड बनती है जी। और वो जाकर के सीधी होती है कहां पे, हमारे ब्रेन के अंदर जी। ब्रेन में जब उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर सर एक मेरे नोन थे, उनको इस तरीके की डिजीज थी कि उनको ऐसा लगता था कि उनको चीजें उल्टी दिखाई दे रही है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनको था। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि रेटिना पर जो इमेज बन रही है एक्चुअली में वो इन्वर्टेड है और फिर उसको ब्रेन में जाके जब उसकी प्रोसेसिंग वो उसको अपराइट करके देता है ना। चलिए सर, 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक डायग्राम है, हमें इसको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट क्या है। Select the correct option to represent A to D in the given structure of a neuron. A to D बनाना है सर। तो देखिए ऑप्शंस को बाद में पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन को मत देखिए। आपके पास डायग्राम है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, तो आप पहले अपने आप डायग्राम में उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट्स को। तो यहां पर A जो है, मैं ये कह सकता हूं A डेंड्राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी सर, डेंड्राइट हो गया सर। बी हमारा सेल बॉडी, यहां पर सेल बॉडी, या मैं कह सकता हूं साइटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइटोन हो गया, क्लियर जी। डी जो पार्ट है वो मैं कह सकता हूं ये साइनेप्टिक नोब हो गए ना सर, नोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्सॉन के टर्मिनल हैं और इन पे साइनेप्टिक नोब लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है सर। और सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। जी सर। माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? नोड ऑफ रेनवियर। तो इस तरीके से हम नोड ऑफ रेनवियर भी कंसीडर कर सकते हैं, और क्या पता ये डेंड्राइट, साइटोन या एक्सोनिक वाला पार्ट भी ये पूरा सर इसमें, क्योंकि अभी अलग से दिख नहीं रहा तो हम पूरा एक्सॉन ही इसको मान लेते हैं ना सर। तो इस तरीके का ऑप्शन चेक करें। तो देखिए सर, पहला पढ़ते हैं डेंड्राइट, बिल्कुल सही है। ए पर, बी पर सेल बॉडी, सी पर एक्सॉन, डी पर सिनेप्टिक नोब। जी। तो फर्स्ट में आंसर मिल जाता है सर हमें। फर्स्ट ही करेक्ट है इसका मतलब। अब ए पर एक्सॉन, हाँ ए पर एक्सॉन बता रहा है तो गलत हो गया, ए पर तो एक्सॉन हो ही नहीं सकता, तो ये तो बात ही गलत हो गई सर इसकी, तो है ना। ए पर डेंड्राइट ठीक है, बी पर सेल बॉडी ठीक है, सी पर एक्सॉन हिलॉक। इसका मतलब एक्सॉन हिलॉक इस पार्ट को बोलते हैं। जी सर, जहां से एक्सॉन निकलता है। ये कह रहा है सी एक्सॉन हिलॉक है, जो कि गलत हो गया ना सर। ठीक है, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ए पर फिर एक्सॉन बता दिया, ये तो बिल्कुल ही अंडरस्टूड बात है कि ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो मींस करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसका? फर्स्ट पे ही हमें आंसर मिल जाता है सर इस पे। तो फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 5th का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया सर। चलिए सर नेक्स्ट पे। जी जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, ए डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ ए टू डी। इट मींस यहां से ए से लेकर डी तक लेबलिंग की गई है, तो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई। वही तरीका, इनको भूल जाऊं जी। सबसे पहले हम इनकी नेमिंग करते हैं जी। हमने डायग्राम पढ़ा हुआ है, आपने सबने एनसीईआरटी ने बहुत कलरफुल डायग्राम आप लोगों को दे रखे हैं, तो आपको डायग्राम टिप्स पे होने चाहिए उनकी लेबलिंग के हिसाब से। तो सर लेबलिंग करें तो ये जो ए है, ए मैं ये कह सकता हूं ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। और सर ये जो सी है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल्स कह सकते हैं। जी, जो सिनेप्टिकल वेसिकल हो गया, जो कैल्शियम आयन के अंदर आने से ब्रस्ट हो जाती हैं, जिनसे न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में बाहर निकलेगा। जी। अब इसका मतलब मैं कह सकता हूं सिनेप्टिकल वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिलअप है, और ये जो बाहर आया है तो बी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। बी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया सर। और ये जो दो मेम्ब्रेन है सर, ये इस तरीके से एक मेम्ब्रेन यहां पर और एक मेम्ब्रेन यहां पर, तो ये डी को तो सर ये तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई जी, और ये जो लोअर एंड वाली हो गई ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गई, तो वो प्री सिनेप्टिक जी, और ये पोस्ट सिनेप्टिक। प्री सिनेप्टिक और ये कौन सी हो गई? पोस्ट सिनेप्टिक। अब देखें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है सर? और सर इनके बीच में जो खाली जगह है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गई जी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ए रिसेप्टर है, सही है सर। इट मींस ये करेक्ट है। एंड सी सिनेप्टिक वेसिकल, ये भी सही बैठता है सर। इट मींस हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। हमें सर आज कल सारे फर्स्ट ही फर्स्ट मिल रहे हैं आज इसमें, लेकिन इसके अलावा भी हमें ऑप्शन को चेक करना जरूरी है। बी सिनेप्टिक कनेक्शन, बी सिनेप्टिक कनेक्शन नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि आप देखिए डॉटेड डॉट, ये जो है डॉट डॉट,
इनको ये शो कर रहा है हमारा एरो, है ना। और डी K कैल्शियम plus। आयन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल सर। इट मींस ये तो रॉन्ग। पोटेशियम आयन को दे रखा है इसमें, जो गलत हो गया ना। ए न्यूरोट्रांसमीटर बता दिया सर इसने, ए न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही नहीं, बिकॉज ए तो रिसेप्टर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी इसने सर अब न्यूरोट्रांसमीटर को बताया है, बट लेकिन डी जो है वो क्या है, कैल्शियम प्री प्री साइनेप्टिक, तो इसने कैल्शियम आयन बता दिया, ये क्या हो गया, रॉन्ग। रॉन्ग हो गया। इट मींस करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट। तो सर ये जो हमने देखा था इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो यानी कि मैं इंपल्स ट्रांसमिशन में ऐसा हो गया कि जैसे ही एक्सॉन से हमारी जो इंपल्स है स्नेप्टिक जो नॉब है वहां पर पहुंचती है, तो फिर वो परमिएबल हो जाएगी कैल्शियम आयन के लिए। कैल्शियम आयन अंदर आके स्नेप्टिक वेसिकल को ब्रस्ट कर देंगे, जिनसे जो उनमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्लेफ्ट में आ जाएगा, और क्लेफ्ट में आके वो पोस्ट स्नेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा ताकि उसपे इंपल्स का जनरेशन हो जाए, है ना सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिकली बेस भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहां पर यदि हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, कोई मैं ऐसा बाहर से एलिमेंट डालता हूं जो वहां के कैल्शियम को खत्म कर दे, जी कैल्शियम को खत्म कर देगा तो कैल्शियम साइनेप्टिकल वेसिकल के पास नहीं पहुंच पाएगा, साइनेप्टिकल वेसिकल ब्रस्ट नहीं हो पाएगी, तो क्या नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सर एक एंजाइम, जैसे अगर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एक एंजाइम भी होता है ना जो कोलिन एस्ट्रेज, हाँ, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, वो उसको क्या कर देगा, एसिटाइल कोलिन को, ताकि वो उसे बार बार इरिटेट ना कर पाए। ठीक है सर। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन वापस डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये साफ। तो सर अब इससे ये हमारा ब्रेन का इसने लेटरल व्यू दे रखा है ना, लेटरल व्यू में हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर। हम कह सकते हैं इस सेक्शन को सैजाइटल सेक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ सर, सैजाइटल सेक्शन हमें दे रखा है और करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करने हैं ए से डी तक। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ए क्या हो गया सर, ए पार्ट जो है, ए पार्ट ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जी सर। तो मैं कह सकता हूं ये सेरेब्रम का पार्ट है। हाँ। और जब उसका सैजाइटल सेक्शन लिया तो मैं कह सकता हूं सेरेब्रम दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, तो ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और सर इसके जो आउटर पार्ट होता है उसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, है ना सर। अब ये सी पे आ जाता हूं सर, मेरी तरफ सी पढ़ रहा है, तो सर सी देखिए ये मेरे को लगता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम के सामने है जो ब्रिज की तरह कंट्रोल करता है इंपल्सेस को। तो सर ये पोन्स है ना जी, ये पोन्स हो गया, ठीक है सर। और बी क्या है, बी सर ये वही तो नहीं है जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्शन बनाने का काम करता है, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्पस कैलोसम जी सर। ए क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बी क्या है, कार्पस कैलोसम, सी क्या है, पोन्स। इस तरीके का मैच करके चेक कर लेते। डी सर यहाँ देखिए मेडुला ऑब्लेंटा से एक स्ट्रक्चर जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है, इसका मतलब डी स्पाइनल कॉर्ड है। और सर ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम, ठीक है। ये याद रहना चाहिए कि सेरेब्रम फोरब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट। हाँ, और एक और बड़ा दिलचस्प सा है कि ये सर हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स का वो कंट्रोलिंग वाला भी है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के पीने से जो सेरेबेलम है वो अफेक्ट होता है ताकि कोऑर्डिनेशन उसका क्या हो जाता है, हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो लड़खड़ा के चलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सर पूछा गया था कि वॉलेंट्री मसल्स का इनवॉलेंट्री कंट्रोल कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। तो वॉलेंट्री मसल्स यानी जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं मेरे द्वारा, उनका इनवॉलेंट्री कंट्रोल, उनमें बैलेंसिंग बनाए रखने का कंट्रोल सेरेबेलम करेगा, है ना सर। बिल्कुल। तो अब सर हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इनके हिसाब से ऑप्शंस छांटते हैं। तो पहला सर ए हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर लगाया है, बिल्कुल, तो फर्स्ट है सर। बी ये बता रहा है स्पाइनल कॉर्ड, गलत हो गया जी, क्योंकि बी तो सर स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं, बी तो क्या है, कॉर्पस कैलोसम है। तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड सर ए पर इसने कॉर्पस कैलोसम बता दिया, तो ये भी गलत हो गया, ए पर तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। थर्ड पे आ जाते हैं, अब ए पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर बता रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट जैसा दिख रहा है सर। बी कॉर्पस कैलोसम, ये बात भी सही है। और सी पोन्स और डी स्पाइनल कॉर्ड, तो 100% करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तो फिर सर ए पर फोर्थ को भी चेक करो। हाँ, तो फोर्थ तो सर वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ए पर स्पाइनल कॉर्ड बता रहा है। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, इट मींस फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन हो गया सर, है ना। ठीक है, तो ये सर हमारा 7th नंबर के क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग बट
इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड, यानी कि मानव कर्ण के किस भाग की सुनने में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन ये अति आवश्यक होता है। तो यहां पर सर अब ये हमारे ईयर से रिलेटेड इंटरनल ईयर की बात यहां पर ये कर रहा है जी। तो इंटरनल ईयर में यदि अपर पार्ट की बात की जाए तो इस तरीके से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी। जी सर, यूट्रिकल और सैक्यूल, उसके नीचे यूट्रिकुल और सैक्यूल, जी सर, जिसे हम बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, जी, और उसके लोअर एंड पर इस तरीके से कॉइल्ड पार्ट के फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, कोक्लिया। कॉक्लिया। तो सर कॉक्लिया तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब हमने यहाँ रिमूव कर सकते हैं इस पार्ट को, जी सर, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि नो रोल इन हियरिंग, सुनने में कोई रोल नहीं हो कान का, है ना। बिल्कुल। तो अब बचा कौन सा सर, ये हमारा ये पार्ट बच गया, ये पार्ट है। इनको कंबाइनली वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ ऑर्गन, इन दोनों को यदि कनेक्ट कर देता हूं तो क्या बोलते हैं सर इसको, वेस्टिबुलर एपरेटस। इट मींस करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए सर, क्योंकि ईयर ड्रम तो सुनने में तो इसका रोल है ही ईयर ड्रम का। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो वाइब्रेशंस को बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वो कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्सेस में। और ईयर ऑसिकल्स जो हैं ये भी नहीं होगा, ये ईयर ऑसिकल्स जो हैं ये साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। इट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। तो सर ईयर ऑसिकल्स में एक हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन भी होती है जिसे बोलते हैं स्टेपिज, है ना सर। तो 8th में हम सही आंसर थर्ड पे लगा सकते हैं। तो जी। थर्ड हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, सही आंसर हो गया। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब ये डायग्राम है बच्चों, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन जो हमें दे रखा है वो हमसे अब ये क्या करवा रहा है कि हमें लेबलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो द डायग्राम ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया का सेक्शन इन्होंने काट के रखा है ऑफ ह्यूमन ईयर, आइडेंटिफाई A to E, हमें A to E आइडेंटिफाई करना है। तो इनको ऑप्शंस को वही तरीका हमारा, इनको हम भूल जाएंगे, पहले लेबलिंग करते हैं फिर इनमें से मिलाएंगे। तो A से E तक मैं लेबल कर देता हूं जी सर, और फिर उसको हम ऑप्शंस देखेंगे। पहले ऑप्शन हमें देखनी नहीं है क्योंकि हमें तो डायग्राम ऑलरेडी, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हम ऑप्शंस पहले देख लेंगे। तो जी हम पहले लेबल करते हैं, तो पहले खुद लेबल कर लेते हैं। जी सर। मैं यहाँ पर A को लेबल करूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि A जो पार्ट है जी वो स्केला मीडिया भी हो सकता है, और A के अंदर यदि कोई फ्लूइड फिलअप है तो मैं कह सकता हूं वो एंडोलिम्फ भी हो सकता है। तो A पार्ट स्केला मीडिया या एंडोलिम्फ, बिल्कुल सर। उसके बाद E पार्ट पर चलते हैं। हाँ, E पार्ट मैं कह सकता हूं कि इसका अपर चैम्बर है। जी सर। इस इस अपर चैम्बर में मैं कह सकता हूं ये स्केला वेस्टिबुलाई, और स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर कौन सा लिक्विड फिलअप हो सकता है, पेरिलिम्फ, तो मैं यहां पर पेरिलिम्फ भी कह सकता हूं। जी सर। इसके बाद हम बात करें डी पार्ट की। डी पार्ट क्या है, स्केला टिम्पैनी, इसके अंदर भी कौन सा लिक्विड होगा, पेरिलिम्फ होगा सर। इसका मतलब ए, ई और डी को हम इजी वे से लेबल कर चुके हैं। सी और अब यहां पर सी दिया हुआ है जी, सी इस मिडल चैम्बर का बेस है, बेस है सर, बेस है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन को। और इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे ऑर्गन ऑफ कोटाई बोला जाता कहते हैं। सही है सर। हाँ, तो बी ऑर्गन ऑफ कोटाई हो गया, बी ऑर्गन ऑफ कोटाई। और सर अगर थोड़ा सा अगर इसकी जगह टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अगर वो लिख देता तो भी सही होता, क्योंकि क्या पता है ये बी की लाइनिंग टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर जाए। को कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन जब डालता है डायग्राम तो वो तो कंप्यूटर में तो साफ आ जाता है, पर हम लोग ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम देते हैं तो प्रिंटिंग में कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है सर कि ये किसको, ये एरो कहां पे खत्म हो रहा है। तो कई तो बच्चे मैंने ऐसे देखे कि वो मिलाते रहते हैं कि ये कहां हो रहा है, कहां हो रहा है। आपको उसके आसपास के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखने हैं और उनको फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देख लेना है जो भी दे रखा हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल लेबलिंग की है सर। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है तो इसको भी लेबल कर सकते हैं हम जी। ये क्या है, रिसनर्स मेम्ब्रेन हो गई सर। मेमोराइज करने के लिए ये रिसनर्स मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई या इसकी मेम्ब्रेन जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये स्केला टिम्पेनाई, ये स्केला मीडिया, सराउंडिंग में पेरिलिम्फ है, बीच में एंडोलिम्फ है। अब लेबलिंग को मैच कर सकते हैं। और सर थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे चले जाएं तो जैसे मैंने बोला, बोलने के बाद जो वाइब्रेशंस है वो हमारे जो
कैनाल है उसके थ्रू हमारे ईयर ड्रम से स्ट्राइक हो रहे हैं, ये हमारे आउटर ईयर, फिर अंदर मिडिल ईयर में हमारे ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगी, मैलियस, इनकस और स्टेपिस से होते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इंटरनल ईयर पे वो ओवल विंडो पर देखिए जो हमारी ये ईयर ऑसिकल्स है, इनमें जो लास्ट वाली बोन होती है ये ओवल विंडो पर जैसे हम नॉक करते हैं इस तरीके से वाइब्रेशन पैदा करती है, और ये वाइब्रेशन इन कोक्लिया में आते हैं और उनको जज करने का काम कौन करते हैं, उसके कारण टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन होता है और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई उन वाइब्रेशंस को समझ करके नर्व इंपल्स में उन्हें कन्वर्ट कर देता है। तो ब्रेन फिर हमारा जज करता है कि इस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड या कौन सा साउंड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस और मेमोरी। तो जैसे कि मेमोरी वर्ड मैंने इंग्लिश में बोला तो जो इंग्लिश समझते हैं उनका ब्रेन उसे मेमोरी समझेगा, पर क्या पता मेमोरी को कहीं चाइनीज लैंग्वेज में कुछ और कहते हो तो वो उसको उस तरीके से समझेगा, यानी जो भी काम है वो ब्रेन का है, इनका काम तो केवल इंपल्सेस को वहां तक पहुंचाना है। इसको साउंड को सेंस कर ब्रेन तक ले जाने के लिए एक नर्व भी है जिसे हम कह सकते हैं ऑडिटरी नर्व नंबर 8 सर, बिल्कुल क्लियर। तो अब देख लेते हैं, आप लेबलिंग को मैच करवा सकते हैं। तो चलिए सर, ए पर इसने स्केला मीडिया बताया, हमारा क्या आ रहा है सर, स्केला मीडिया आ रहा है और एंडोलिम्फ है, पर हमें मिल गया स्केला मीडिया। बी पर सर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बताया, ठीक है, ये भी हमारा एकदम मैच हो रहा है। सी पर बेसिलर मेम्ब्रेन है सर, सी पर बेसिलर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है सर। डी पर स्केला टिम्पेनी, टिम्पेनी है, और ई पर स्केला वेस्टिबुला है। सभी के सभी मैच हो रहे हैं सर इसमें। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट तो हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं सर। एक बार फर्स्ट को मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूं क्योंकि ये हमारा करेक्ट हो सकता है, जैसे करेक्ट तो है ही। सेकंड पर सर इसने ए पर स्केला वेस्टिबुलाई बताया, ए स्केला वेस्टिबुलाई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस रॉन्ग हो गया। फिर सर इसने थर्ड पे वापस वही गलती कर दी, स्केला वेस्टिबुलाई बता दिया, ये भी रॉन्ग हो गया सर। फोर्थ पे सर तीनों में इसने वही गलती की है, स्केला वेस्टिबुलाई, तो ये भी गलत हो गया जी। तो फर्स्ट में ही हमें हमारा आंसर मिल गया, क्यों? बिल्कुल। तो सर फर्स्ट आंसर इसका कर देते हैं हम लोग। लेबलिंग वाले क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, इस तरीके का पूछा जा चुका है पहले, क्योंकि एनटी सर एनसीईआरटी के आसपास ही क्वेश्चंस बना रही है। वो आपको पीएचडी नहीं करवाना चाहती, वो आपको बीएससी एमएससी नहीं करवाना चाहते, आपको 12th तक के जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप बिना कंफ्यूजन के सही आंसर तक पहुंच पाए, क्यों सर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस, वही आ गया सर आंखों का वापस से। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ लाइट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द आई बॉल ऑफ ह्यूमन आई। तो हमें सर पूरा आई बॉल का देखना पड़ेगा किस तरीके से लाइट करती है। डायग्राम की शायद जरूरत है यहाँ पर हमें। बिल्कुल, तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डॉक्टर आयुष पारिक, हम बार बार हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली स्ट्राइक ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, उससे पहले हम उस ऑप्शन को खुद डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद सर ये बच्चे अगर ये समझ पाए, ये जो गुरु नीति का मकसद है ये पूरा सफल हो जाएगा कि टीचर्स किस तरीके से, किस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। वो ये अप्रोच सिखाने के लिए पूरा कार्यक्रम आपके सामने लॉन्च किया गया है। तो इससे तो बच्चे का टाइम की बचत होगी जी। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन ना पढ़कर डायरेक्टली डायग्राम बना सकते हैं। ह्यूमन आई में ये कह रहा है पाथवे ऑफ लाइट आउटसाइड टू इनसाइड, इसका मतलब लाइट, तो हम यहाँ पर लाइट सोर्स, लाइट का फोटोन का पाथवे दिखा जी सर। फिर हमारे पास आई, यहाँ से बना लेते हैं सर, लाइट इधर से शो कर दे ताकि आपके पास जगह बन जाएगी। लाइट, ठीक है सर। अब हमारा डायग्राम आ जाएगा उधर। हम ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट आई का ये पार्ट कॉर्निया हो गया सर। देन दिस स्पेस, देन लेंस, देन दिस स्पेस एंड देन फाइनली रेटिना। बिल्कुल सही है सर। आई का आउटर मोस्ट पार्ट स्क्लेरा, मिडल कोरोइड और इनर मोस्ट रेटिना जी। तो हमारे को लाइट सेंसिटिव पार्ट देखना है। लाइट सेंसिटिव पार्ट यहां पर कौन सा होगा? रेटिना। लाइट यहां से आई तो सबसे पहले लाइट इस कॉर्निया पर गिरनी चाहिए जी सर। एक सर ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की भी हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है जी, उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे जी। एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है जेल लाइक विट्रस ह्यूमर बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर कहेंगे जी। यही तो है ना सर जिसके कारण ग्लूकोमा हमें हो जाता है प्रेशर क्रिएट होने से। वो इसलिए होता है कि यहां से यहां तक
एक कैनाल ऑफ स्लेम प्रेजेंट होती है, यदि इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल प्रेशर हाई हो जाए तो ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ से लाइट यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी, नहीं लाइट नहीं, वो फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा, और फ्लूइड नहीं पहुंच पाएगा तो उससे क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि उसे काला पानी या काला मोतिया भी कह सकते हैं, ग्लाउकोमा। और सर एक ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत बार होता है, क्योंकि मैंने क्लासेस लिए तो ये हमेशा मुझ तक जो क्वेश्चन आया है कि आउटर और इनर लेयर में वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर एक बार जैसे हम लोग देखें तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी हो गई यहाँ पर? सबसे आउटर स्क्लेरा, देन कोरोइड, देन रेटिना। तो आउटर हमें बाहर की तरफ से अंदर ऐसे लेना है ना, आउटर मतलब जो आई बॉल के सबसे बाहर की तरफ है, और इनर जो हमारी लाइट के पाथवे पे सामने आ रही है। अब यहाँ पर रेटिना में भी ये होगा, हाँ, रेटिना का कट सेक्शन देखेंगे, तो कट सेक्शन देखेंगे तो जो कोरोइड के साइड में जी वो आउटर होगी, और जो इनर होगी वो तो मैं इनर की फॉर्म में गैंग्लियोनिक कह सकता हूं, देन बाइपोलर एंड देन फोटोरिसेप्टर सेल्स। यानी रोड्स और कोन्स तो उनपे तो लाइट कोरोइड की साइड में होगी सर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करें सर तो किस तरीके से होगा? देखिए तो लाइट आएगी तो सबसे पहला कॉर्निया, तो देन एक्वस ह्यूमर, जी सर, देन विट्रस ह्यूमर, लेंस होगा, देन रेटिना। हाँ, तो फर्स्ट पर सर कॉर्निया हो गया जी, फिर एक्वस ह्यूमर हो गया जी, फिर लेंस हो जाएगा सर जी, और फिर लास्ट में विट्रस ह्यूमर। सर रेटिना इसने दिया ही नहीं सर, तो यही दे रखा है इसने। तो इसके हिसाब से हम आंसर्स देख लेते हैं कि फोर्थ किस पे फर्स्ट में आ रहा है। तो देखिए फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में भी आ रहा है सर, और थर्ड में भी आ रहा है। इट मींस सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो 50-50 हो गया है ना सर। फिर हमारा सर आ रहा है सेकंड नंबर पे सेकंड ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आंसर वापस आपको यहीं पर ही शायद मिल जाएगा, क्योंकि फिर देखिए फर्स्ट आ गया हमारा, देखिए फोर्थ पे जो थर्ड पे कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, और लास्ट में कौन सा आ रहा है, फोर्थ नंबर पे थर्ड आ रहा है। तो ये हो गया सर, तो ये 3 हो गए गलत, और सही आंसर जो हमें 10th का मिल गया वो कहां मिल गया? फर्स्ट ऑप्शन पे मिल गया। चलिए सर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों का हमें क्या करना है, चयन करना है। न्यूरॉन्स रेगुलेट्स एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट तो सर इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जी सर, ये मैसेज भी सेंड कर सकता है, हाँ हाँ, और हार्मोन की तरफ से ये मैसेज भी सेंड कर सकता है। बिल्कुल सर। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट्स न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट भी सिमिलर स्टेटमेंट है, इट मींस ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया सर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। इट मींस दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे हैं। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नाइदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी और नॉर द न्यूरॉन्स कंट्रोल द एंडोक्राइन एक्टिविटी। ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत हो गया सर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड हो गया सर, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट, निम्न which of the following structure bear the audio receptor in ear, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना में कर्ण में श्रवणग्राही उपस्थित होते हैं। यानी कि ये उस ऑर्गन की बात कर रहा है जो वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा था, तो वो किस पार्ट पर लोकेटेड है। अभी हमने डायग्राम देखा, उस डायग्राम में ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां पर प्रेजेंट था? बेसिलर मेम्ब्रेन पर। तो हम ये कह सकते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑडियो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो सही आंसर सर हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। क्यों? आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो गलत हो गया, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक होती है तभी इंपल्सेस जनरेट करता है, जिसके ऊपर सेंसरी हेयर सेल जी सर बेंड करेंगे, हाँ, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने में हेल्प करती है। लेकिन मेन बेसिलर मेम्ब्रेन पर यदि स्ट्रेचेबिलिटी में भी यदि प्रॉब्लम आ जाए जी सर, तो साउंड की जो हाई पिच और लो पिच वॉइस जो होती है, जैसे कि एजिंग बुढ़ापा आता जाता है वैसे सुनाई देना कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बेसिलर मेम्ब्रेन की स्ट्रेचेबल पावर में भी क्या हो जाती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर इसका? सेकंड हो गया सर, बेसिलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। Which of the following statements is correct? हमने सर इस तरीके, इसमें काफी बच्चों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस पे बहुत आते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा
इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट वो एनसीईआरटी मल्टीपल चॉइस टाइप के, मल्टीपल कि आपको ये देखना है कि कौन करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको बी या सी करेक्ट है या ए या बी करेक्ट है। इस बार भी एआईपीएमटी ने एनटीए ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, तो एआईपीएमटी में जो क्वेश्चन आए थे वो इसी बेस पर आए थे सर। ये आजकल ट्रेंड बन गया, मतलब बेसिकली एग्जामिनर कंफ्यूज करके बच्चे को गलत करवाना चाहता है। वो हाई लेवल पे नहीं जाता, पर वो बार बार कंफ्यूज करना चाहता है बच्चों को, तो इसलिए। तो चलिए सर 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। डेंड्राइट्स आर लॉन्ग, मेरे से तो आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा सर, गलत है, क्योंकि डेंड्राइट्स आर लॉन्ग फाइबर विच ब्रांचेस डिस्टल एंड। ये तो शॉर्ट फाइबर होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी न्यूरॉन की, तो उसमें सबसे फर्स्ट लेबलिंग हमने क्या की थी? डेंड्राइट की, और वो क्या थे? शॉर्ट फाइबर थे। तो गलत हो गया सर, फर्स्ट रॉन्ग हो गया बिल्कुल। एक्सॉन्स आर शॉर्ट, एक्सॉन लॉन्ग फाइबर था, हाँ, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। एक्सॉन तो कैसा है? शॉर्ट बता रहा है सर, ये गलत हो गया है ना। सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन कंटेन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस विथ सेल ऑर्गेनेल्स एंड निसल ग्रेन्यूल। तो साइटोन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें एक्सोप्लाज्म की फॉर्म में साइटोप्लाज्म भी होगा, वो एक्सॉन में होगा, एक्सॉन के अंदर जी, लेकिन साइटोप्लाज्म सेल बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होगा, जिसे हम साइटोन भी कहते हैं सर, है ना। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और निसेल ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट होगा, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही हो गया। फिर फोर्थ है, द डेंड्राइट ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू इट्स सिनप्स। तो गलत हो गया सर, डेंड्राइट तो सेल बॉडी की तरफ करते हैं, और जो एक्सॉन है वो अवे करता है। यहां पर सर ये भी पूछा गया सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन एक चीज और भी है, इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इतने सारे ऑप्शन पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो क्यों ना, हमें पता था फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन में यदि ऐसा तुरंत हमें पता लग जाए तो डायरेक्ट हम ऑप्शन भी टिक कर सके। फर्स्ट ऑप्शन कहां दिया हुआ है? सेकंड में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। 4 में ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट। और ये जो प्रैक्टिस है, ये आती है प्रैक्टिस करने से। ये जो प्रैक्टिस एग्जाम में सॉल्व करने का जो तरीका, स्किल है, वो आप जितने क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये जनरेट हो पाती है। टॉपर्स जो होते हैं वो फटाफट से उनके अंदर एक आंसर जजिंग डेवलप हो जाती है कि कैसे मतलब फटाफट उनको आंसर तक पहुंचना है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने फर्स्ट गलत है तो हम इतना क्यों पढ़े, देखिए इसमें फर्स्ट आ रहा है, इसमें फर्स्ट आ रहा है और इसमें फर्स्ट आ रहा है, तो ये तीनों तो गलत ही हो गए। तो सही आंसर कौन सा हो गया सर? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते सर। यू आर वॉचिंग ए हॉरर मूवी, ठीक है, आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, जो भी आपको बहुत ज्यादा डरावनी मूवी लगती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड यू नोटिस योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट एंड माउथ इज ड्राई, इट इज बिकॉज, यानी कि इट मींस उस व्यक्ति इमरजेंसी, कुछ मुंह सूख रहा है, इसका मतलब सलाइवरी सिक्रेशन इनहिबिट हो चुकी है। हाँ सर सही बात है। दूसरी चीज, हार्ट बीट यदि बढ़ गई है तो इसका मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप, बॉडी को डर लग रहा है, तो बॉडी को ऐसा लगने वाला है कि भूत जो है वो टीवी से निकल करके अभी बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी अपने आप को इमरजेंसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करेगी जी। और यहाँ इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ट्रिपल एफ हार्मोन्स सीक्रेट कर सकती है। ये रिस्पॉन्स बिल्कुल जनरेट हो जाएगा, फियर, फ्लाइट और फाइट जी। तो यहां पर एक सिस्टम हमारा वर्क करता है जो ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है जी, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, बताइए? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जी सर। एक हिंट तो सर हमें यहां से मिला कि उसका माउथ जो है वो ड्राई हो गया। इसका मतलब सलाइवरी सीक्रेशन क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक। या तो इस पार्ट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि हार्ट बीट इंक्रीज होगी, हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा? सिंपैथेटिक। तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को इमरजेंसी कंडीशंस के लिए एक तरीके से प्रिपेयर कर रहा है जी। अच्छा। और ऐसी कंडीशंस में जो ट्रिपल एफ हार्मोन, इसका मतलब ये सिंपैथेटिन जहां पर फाइबर पहुंचते हैं, हम ये कह सकते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट करेगा,
ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, और वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकालता है। तो सर सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। एड्रिनल मेडुला से याद आया सर, ये पार्ट जो है हमारा, एक बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है या नहीं है, यानी सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर जो बात कर रहे हैं सर, उसके दो पार्ट है, बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स हो गया और अंदर की तरफ मेडुला हो गया, ठीक है। तो सर ये मेडुला, ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी पिट्यूटरी के कंट्रोल में है या नहीं है सर? ये पार्ट जो है ये डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये आउटर जो पार्ट है ये कंट्रोल में है, लेकिन मेडुला पार्ट कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मेडुला तो डायरेक्ट किससे कंट्रोल हो रहा है, एएनएस वाले जो फाइबर्स हैं उनके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। Which of the following is a true false regarding central nervous system? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, तो एक चीज तो दिमाग में क्लियर हो गई कि मैं अगर इस तरीके से आपके सामने स्टैंड हूं, तो ये जो मेरे बॉडी का सेंट्रल पोर्शन है, इस पर जो नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रेजेंट होगा वही क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो इस पे क्या प्रेजेंट है? मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस के में दो पार्ट, यहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि अब हमें इन दोनों से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहां पे पूछेंगे। ब्रेन एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारी सभी एक्टिविटी को कमांड और कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है। तो ये सही हो गया सर, है ना जी, प्रूव। ब्रेन इज ऑल्सो कंट्रोल सर्केडियन रिदम्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि दैनिक लय को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन में इस रिदम को मेंटेन करने के लिए, सर्काडियन रिदम मींस 24 आवर को मेंटेन करना है, स्लीप और वेकअप साइकिल को मेंटेन करना है, तो ये भी ब्रेन करेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट होती है सर, जो कि क्या कहलाती है, पीनियल ग्लैंड कहलाती है। और किसका सिक्रेशन करती है सर, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बिल्कुल सही है, तो इसको भी ट्रू कर देता हूं सर मैं जी। इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी, हमारे सीएनएस में ये दोनों पार्ट है, इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इन दोनों से रिलेटेड होगी वो करेक्ट है। अब इसमें यहां पर ब्रेन से रिलेटेड मेमोरी है, ब्रेन से रिलेटेड एक एरिया प्रेजेंट होता है, उस एरिया से रिलेटेड ये फंक्शन है सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो जो एरियाज हमारे लोब में प्रेजेंट होते हैं जी, जो बेसिकली मेमोरी को भी कंट्रोल करते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ब्रेन का पार्ट है, तो सही हो गया सर ये स्टेटमेंट। उन एरियाज को एसोसिएशन एरियाज भी बोलते हैं। बिल्कुल सर, एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। फिर सीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि सीएनएस जो पार्ट है वो इस तरीके के डिवीजन में डिवाइड नहीं होता, बल्कि हम ऐसा कह सकते हैं नर्वस सिस्टम अगर हम डिवाइड करते हैं तो सीएनएस एक उसका पार्ट है, और सीएनएस के अलावा दूसरा पार्ट हम पीएनएस कंसीडर करते हैं। तो ये तो गलत हो गया है ना सर। तो यहां पर हमारे सामने टीटीएफ हमें यहां पर देखना है, तो स्टूडेंट्स टीटीएफ हमें कहां मिल रहा है सर, सेकंड ऑप्शन में हमें मिल जाता है। देखिए पहला गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, और सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये अभी कुछ देर पहले हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये एक्सोलेमा हमारी इस तरीके से, और अब एक्सोलेमा के ऊपर की तरफ हमने क्या देखा था कि क्या होता है, पॉजिटिव आयंस, और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हमने, जैसा कि आपने सर बात भी की थी, क्वेश्चन आपने पूछा भी था, यहाँ पर एक पंप प्रेजेंट होता है जो 3 सोडियम आयंस को तो बाहर की तरफ भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ। और ये किसका यूज करता है सर, ये एटीपी का कंजम्पशन करेगा, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो बाहर की तरफ सोडियम है वो कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है, तो हमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम करवाना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी करनी पड़ेगी। तो इसको सर सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही वो है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट पर मेंटेन कर रहा है, यानी कि बेसिकली ये हमारे न्यूरॉन को पोलराइज स्टेट में रख रहा है, और इसमें होने वाली डिस्टरबेंस से ही ये जब डीपोलराइज्ड होगा वही हमारा नर्व इंपल्स कहलाता है जी, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म, एक्शन पोटेंशियल की। तो सर सही आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हमें मिल जाता है सर। अब सर आइडेंटिफाई करना है ए से लेकर के ई तक
आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेनस, तो यानी कि ये जब दिमाग में हमारे आए तो ये बात पैनक्रिया की यहां पर हो रही है। बिल्कुल, और पैनक्रियाज हमारी बॉडी की कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है सर। मिक्स ग्लैंड है, और ये डिफरेंट हार्मोन से रिलेटेड है। इसका मतलब उस मिक्स ग्लैंड में कौन सा पार्ट? एंडोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो पैनक्रिया के अंदर सर 99% तो एसिनी पार्ट होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है जी, और 1% आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेनस होते हैं जो, तो ये 1% पार्ट है। हाँ सर, और 99% एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट है। इस 1% पार्ट में कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जी सर, तो अब हम देखें कि ये बता रहा है हैज 2 टाइप ऑफ मेन सेल। वैसे तो सर हमने देखा डेल्टा भी होती है, पर ये 2 मेन सेल की बात कर रहा है। ए सेल सीक्रेट इंसुलिन, तो सर हमें पता है इंसुलिन कौन सी सीक्रेट करेगी? बीटा सेल सीक्रेट करती है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बीटा जी। और कॉजेज, और हमें पता है सर इंसुलिन क्या करता है? हमारी सेल्स को खाना खिलाने का काम करता है, यानी कि ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज को बोलता है कि आप चले जाओ सेल में, सेल की परमिलिबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ा देता है ताकि ग्लूकोज सेल में चले जाए ब्लड से। तो हाइपो, तो हम ये कह सकते हैं इस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होगा। जी सर, या इस ग्लूकोज के लेवल को ये भी कह सकते हैं कम कर रहा होगा, और इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जी, हाइपो का मतलब कम और ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की ब्लड के अंदर। हाँ, तो सर डी मतलब देखा जाए मेन तो डी में फिर हमारा क्या हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया लिख सकता हूं सर मैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर बी सेल जो सी सीक्रेट कर रहा है और ई हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि हम एक वाइल्ड गैस बता सकते हैं कि मेन सेल्स हैं, तो फिर हमें पता है कि मेन सेल दूसरी कौन सी होगी? जी, अल्फा सेल, अल्फा होगी। तो अल्फा सेल, और अल्फा सेल सर किसका सिक्रेशन करती है? ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है। और ये ग्लूकागॉन इस सेल बीटा सेल का एंटागोनिस्ट होता है। इसका मतलब यहां पर हाइपो है तो यहां पर हमें हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशंस करनी पड़ेगी। यानी कि ये सर क्या कर रहा है? हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन ये डेवलप कर रहा है। जी, ये सर आजकल जो कंसेप्ट है, मैं अभी क्वेश्चन पे आ रहा है, ये आजकल सर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से। एक बड़ी ही दिलचस्प चीज जिससे विराट कोहली, बड़े बड़े जो लोग हैं सर, वो फिट रहने के लिए आजकल क्या करते हैं कि अपने 24 आवर्स में से कुछ टाइम पीरियड तक केवल खाना खाते हैं और लंबे समय तक फास्टिंग रखते हैं। तो फास्टिंग के दौरान जो उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, क्योंकि अब इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो पाता, ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि सर उनके अंदर बॉडी में जो फैट है उसे बेसिकली वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। उनके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस है। तो ये यूज किया जाता है आजकल, मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। तो सर हमने लेबलिंग कर दी है, अब हम इसको ऑप्शंस में से फटाफट मिला लेते हैं। तो सर देखिए, ए पर ये बता रहा है अल्फा सेल, तो गलत हो गया। ए पर तो बीटा है, फर्स्ट रॉन्ग। ए पर बीटा बता रहा है, सही बात है सर। बी पर अल्फा बता रहा है, सही है। सी पर ग्लूकागॉन बता रहा है, सी पर ग्लूकागॉन है सर। डी पर हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी सही है, सही है सर। ई पर हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है। ए पर सर फिर इसने अल्फा बता दिया तो गलत हो गया सर, ये तो पढ़ना ही नहीं है आगे। फिर ए पर बीटा बता दिया, बी पर अल्फा बता दिया, सी पर ग्लूकागॉन बता दिया, और डी पर अब इसने हाइपर ग्लाइसीमिया, जो कि गलत हो गया क्योंकि इंसुलिन तो क्या कर रहा है? हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है। तो हमारा सर सही आंसर जो है वो क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। Which of the following is both hormone and enzyme? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया सर, क्योंकि ये स्पेलिंग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। यहां पर हार्मोन और एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब किसी सबस्ट्रेट को डिग्रेड करके वो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होगा। तो हम ये मान के चले, एक ये रेनिन है और एक रेनिन ये होता है। हाँ, इसका सीक्रेशन तो हमारे स्टमक पार्ट में हो रहा है। जी सर। और एक रेनिन ये है, ये सीक्रेट कौन कर रही है? किडनी करती है। और इसका मेजर रोल किसमें होगा? रास सिस्टम में, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें इसका मतलब ये रेनिन यहां पर एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करेगा। बिल्कुल सर। एंजियोटेंसिनोजन एक लॉन्ग पेप्टाइड है जी, मैं कह सकता हूं मोर देन 350 एमिनो एसिड है उसमें जी।
350 अमीनो एसिड है सर, 50 मोर देन 350 अमीनो एसिड्स है जी। उस एमिनो एसिड के सीक्वेंस को हम बोल रहे हैं एंजियोटेंसिनोजन। और इस एंजियोटेंसिनोजन को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है और ये रेनिन क्या करेगा, इसको बीच बीच में से तोड़ देगा। बिल्कुल सर। ये रेनिन किडनी से सीक्रेट होने वाला हार्मोन भी हो गया और इस एमिनो एसिड को 10 एमिनो एसिड के सीक्वेंस में तोड़ रहा है। इसका मतलब ये डेका पेप्टाइड में तोड़ने का काम भी कर रहा है जी सर। तो ये रेनिन हार्मोन की तरह भी बिहेव किया और यहां पर एंजाइम की तरह। इट मींस करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, है ना सर। और वो वाला जो रेनिन है ये बच्चों में मिल्क का इनिशियल स्टेप ऑफ मिल्क डाइजेशन में ये हेल्प करेगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में जब होता है तब इसे प्रोरेनिन बोलते हैं और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने का काम HCl के द्वारा करता है। और सर एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था हमने, देखा बच्चों में तो जो मिल्क का डाइजेशन है वो ये वाला रेनिन कर देता है, पर एडल्ट में ये कौन करता है? तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कहीं पे कि एडल्ट में मिल्क का डाइजेशन कौन करता है, तो एडल्ट में ये काम कौन कर लेता है? अब रेनिन नहीं है तो सर कौन है हमारे पास स्टोमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? पेप्सिन है। तो एडल्ट में मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करने का काम कौन करता है? पेप्सिन कर लेता है जी। तो ये हो गया सर हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। Match the source gland with its respective hormone as well as the function, यानी कि सर हमें हार्मोन के साथ में किसको मैच करवाना है? फंक्शन को मैच करवाना है। तो सोर्स ग्लैंड से सर हम डिस्कस करते हैं। पहला थायराइड दे रखा है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवा रहा है, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन इस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता है। रेगुलेट इसको करने के लिए तो कैल्सिटोनिन चाहिए सर। इट मींस हम इसको गलत कर देते हैं सर। एंटीरियर पिट्यूटरी से सर ये ऑक्सीटोसिन निकलवा रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करता ही नहीं है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये तो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई से रिलीज होगा। इट मींस ये जिसे बेसिकली ब्लड में रिलीज करवाता है, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी करवाता है, जो उसको स्टोर करने का काम करता है। तो ये भी गलत हो गया सर जी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, आपने बिल्कुल पहले एक नाम भी लिखा था, बच्चों को शायद याद भी होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं? एडीएच कहते हैं। स्टिमुलेट रीसॉर्प्शन या फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन। तो ये बात सही है सर एकदम जी, कि ये क्या करता है? वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहा है जी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम से सर इसने एस्ट्रोजन सीक्रेट करवा दिया, जो कि गलत है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर सकता है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का करेगा। लेकिन एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता है। प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। इसकी वजह से ये भी रॉन्ग हो गए। यही बात सर मैं आपको मतलब डिस्कस इस पे आपको देना चाहता था जोर। अगर सर ये यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज कर देता तो फिर क्या हम इसको सही मान लेते कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन का? नहीं, कार्पस ल्यूटियम के साथ में यदि फंक्शन की फॉर्म में पूछा जाए तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन। क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आईपीएमटी में पूछा जा चुका है सर। आजकल एक दो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजन डाले जाते हैं टॉपर डिसाइडिंग क्वेश्चंस के तौर पर, जिसमें पूरे इंडिया में जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और उसमें ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन ओनली भी दिया हुआ है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो बहुत भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा उसका? स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन। तो सर सही आंसर जो हो गया वो हमारा कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने 20 नंबर का जी। सेलेक्ट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स व्हिच द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड। यानी कि ये जो टर्म्स हमें दे रखी है सर, इनको जो ऑप्शन में हार्मोन है उनके साथ हमें एसोसिएट करना है। बिल्कुल। पहला बायोलॉजिकल क्लॉक, प्रेगनेंसी हार्मोन, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन और एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो तरीका वही अपना सर, इनको भूल जाते हैं, इनके सामने इनके हार्मोन्स का नाम लिख लेते हैं हम। तो बायोलॉजिकल क्लॉक की यदि बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में कौन सी है? पीनियल बॉडी। और पीनियल बॉडी किसकी बात, कौन से हार्मोन को सीक्रेशन कर रहा है? मेलेटोनिन। तो इसका मतलब ए के सामने मेलेटोनिन आना चाहिए। मेलेटोनिन लिख देते हैं सर। बिल्कुल। प्रेगनेंसी हार्मोन की बात कर रहा है सर। प्रेगनेंसी हार्मोन अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो कि एक
प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता तो है। प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो उसके सामने सर हम प्रोजेस्टेरॉन लिख देते जी। ओके सर। फिर है हाइपर कैल्सेमिक। यहां से रिलेटेड दो टर्मिनोलॉजी है, हाइपर कैल्सेमिक और हाइपोकैल्सेमिक। हमारे ब्लड में जितना कैल्शियम है उस कैल्शियम को उठाकर बोन के ऊपर डिपॉजिट करने का काम कैल्सिटोनिन कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ब्लड के कैल्शियम को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। तो हाइपोकैल्सेमिक क्या हुआ? कैल्सिटोनिन। और पैराथार्मोन इसका एंटागोनिस्ट है। तो पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो रिलीज होता है तो वो क्या करेगा? हाइपर कैल्सेमिक। तो इसके सामने हम हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का मेन सोर्स है वो बोन्स है, यानी कि, और बोन के ऊपर को बेसिकली डिसॉल्व करके या उसका रीमॉडलिंग करके बोन से कैल्शियम जो है वो ब्लड में जो ला रहा है वो हार्मोन पीटीएच है ना सर? तो हाइपर कैल्सियमिक यानी हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सियमिक मतलब कैल्शियम का लेवल। तो इसके सामने पीटीएच लिख देता हूं सर, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो पीटीएच लिख दिया सर मैंने इसके सामने। फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन। डायबिटिक हार्मोन यानी कि डायबिटिक हार्मोन की बात कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकागोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन मींस जो डायबिटीज नहीं करवाता हो। जी। तो वो कौन कर? इंसुलिन होता है, क्योंकि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो सर हम उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं ताकि उसकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बेसिकली क्या हो? डिक्रीज हो। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन के सामने क्या लिख सकते हैं हम सर? इंसुलिन लिख सकते हैं। तो इंसुलिन लिख देते हैं सर। चलिए, मिल्क लेट डाउन फैक्टर। कुछ देर पहले भी हमने क्वेश्चन में एक बात डिस्कस की थी जी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी है। मींस वो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसकी वजह से मिल्क लेट डाउन होता है सर जी। और सर ममता का हार्मोन भी हमसे कहते हैं जी, ठीक है, जिसकी वजह लविंग हार्मोन, लविंग हार्मोन है ना। तो मिल्क लेट डाउन फैक्टर के सामने हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। ममता मतलब यहाँ पे लविंगनेस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ऑक्सीटोसिन। तो चलिए ये हमने नाम लिख दिया सर। अब हम हमारे ऑप्शंस के ऊपर मूव करते हैं। पहला मेलेटोनिन, सही है सर जी। सेकंड ईस्ट्रोजन इसने दे दिया, ये यहां पर गलत हो जाएगा फर्स्ट, है ना? तो पहला हम क्रॉस लगा देते हैं। एमएसएच, ये भी गलत हो गया सर जी, क्योंकि हमने देखा है बायोलॉजिकल क्लॉक का हार्मोन कौन सा होता है? मेलेटोनिन होता है। फिर मेलेटोनिन बायोलॉजिकल क्लॉक सही बैठ रहा है सर, ये सही होगा। प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल सही हो रहा है सर। पैराथॉर्मोन पीटीएच जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो ये हमारा हाइपर कैल्सिमिक हो गया। फिर इंसुलिन एंटी डायबिटिक हो गया और फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो गया। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। और फोर्थ में दोबारा गलती कर दी इसने, एमएसएच पहले दे दिया, तो यहां पर ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो सर सही आंसर इसका हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट में चलें सर जी। The given table enlists various hormones and their chemical nature. Select the option which completes the table. तो अब यहां पर भी क्या करते हैं? तुक्के मारने के लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वही गलती है हमारे तरीके से। यहां पे सर फिलअप है, उन्हें हम पहले फिल कर देते हैं जी, फिर उनको हम लोग इससे मैच कर लेंगे। एक साइड में हार्मोन दिया गया है और दूसरी साइड में केमिकल कंपोजिशन दिया गया है। अब केमिकल कंपोजिशन को देखा तो हमारे पास डिफरेंट उनके नेचर दिए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का नेचर हमें पता है, बिल्कुल पता है। टेस्टोस्टेरोन का नेचर कैसा है? स्टेरॉइडल हार्मोन है, तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेरॉइड होगा जी सर, ये स्टेरॉइड हो जाएगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है वो क्या है? आइडोथायरोनिन नेचर का है, तो आइडोथायरोनिन लिख सकते हैं सर, आइडोथायरोनिन। ओके। और सर पेप्टाइड हार्मोन जो है जी, वो जो यानी कि पेप्टाइड जो अमीनो एसिड के ग्रुप्स की, अभी ऑप्शंस में यदि देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में कोर्टिसोल दिया गया है। कोर्टिसोल क्या पेप्टाइड हार्मोन होगा? नहीं होगा सर, कोर्टिसोल तो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मींस ये तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सेकंड में सर इंसुलिन, हाँ इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन हो सकता है ना, होता ही है, पर ये गलत हो जाएगा सर। फिर सेकंड में क्या होना चाहिए? स्टेरॉइड होना चाहिए, है ना? तो इसकी वजह से सेकंड गलत हो गया। फिर सर कोर्टिसोल दे दिया वापस से, तो ये भी एक तरीके से हमारा रॉन्ग हो गया। और फिर फोर्थ नंबर पे देखिए तो सर ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही बैठ सकता है। पेप्टाइड इंसुलिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हो गया आपने जैसा लिखा, थायरोक्सिन आइडोथायरोनिन हो गया,
और फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव का हार्मोन एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन है, यानी कि टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है, यानी एड्रेनलिन भी हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर पेप्टाइड की फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर देयर। तो इंसुलिन के अंदर यदि वो मैच्योर इंसुलिन है तो उसके अंदर 51 अमीनो एसिड का देखे जाते हैं ना उसके स्ट्रक्चर के अंदर। 22 नंबर का क्वेश्चन आ गया सर, वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन दी, वमन केंद्र किस में उपस्थित होता है? तो वॉमिटिंग सेंटर वही सेंटर हो गया जिसके कारण वॉमिटिंग होती है जी, यानी कि जो हमारा स्टोमक कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाए, जिसमें रिवर्स पेरिस्टलिसिस हम लोग देखते हैं जी। तो सर वॉमिटिंग जो है वो एक प्रकार का हमारा देखा जाए तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, और इनवॉलेंट्री सेंटर्स जिस मैक्सिमम इनवॉलेंट्री सेंटर्स जिस ब्रेन के जिस पार्ट पे होते हैं वो मेडुला होता है ना। ये क्वेश्चन एनटीएससी में सर एक बार पूछा गया था, इसलिए तो इस हिसाब से हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला मेडुला दे रखा है, सेकंड स्टोमक एंड समटाइम्स इन डुओडेनम, फिर थर्ड दे रखा है जीआई ट्रैक्ट, और फोर्थ दे रखा है हाइपोथैलेमस। तो सर सही आंसर फिर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। अब इस वोमिटिंग के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वोमिटिंग के रीजन फूड पॉइजनिंग हो सकता है जी सर, वोमिटिंग का रीजन प्रेगनेंसी हो सकता है, वोमिटिंग का रीजन जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है तब हो सकता है। तो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वोमिटिंग के लिए जो वोमिटिंग सेंटर रेस्पॉन्सिबल है वो हमारे ब्रेन के मेडुला पार्ट, कौन से पार्ट में? हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट में लोकेटेड है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स और सेरेबेलम तो पड़ोसी हो गए आमने सामने, और उनके नीचे वाला घर मेडुला ऑब्लेंटा का हो गया, और वहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। ठीक है सर, तो आंसर इसमें फर्स्ट लगा देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। पैराथायरॉयड हार्मोन अभी हमने देखा भी था, पीटीएच, अब ये पीटीएच की बात कर रहा है, तो सर वही वाली बात है, आपने बताया भी था इस चीज को। ये हमारी इस तरीके से बोन हो गई, और ये हमारा ब्लड हो गया जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है जी, ठीक है। तो सर यहां पर कैल्शियम और फॉस्फेट का पूरा गेम है रिलेटेड, तो हम क्या देख सकते हैं कि पीटीएच हार्मोन जो है जी, ये बेसिकली बोन से कैल्शियम किस में डाल रहा है? ब्लड में डाल रहा है, यानी कि यहां पर कैल्शियम आ गया, हाँ, इसका मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल अप हो गया जी। तो हम इसे कह सकते हैं हाइपर कैल्शियमिक। पहले तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड यदि कोई ऑप्शन दिया गया है तो वो करेक्ट हो जाए, पर सर ये यहां पर बात कर रहा है जैसे स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि अगर हम इसके बोन वाले फंक्शन के अलावा फंक्शन देखें तो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्या हो, इंक्रीज हो, तो ये रोकेगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। इसका मतलब ये अलग अलग पोजीशन पर भी काम करता है जी, बोन के अलावा किडनी पर काम भी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट पर भी काम जी करता है। तो फर्स्ट गलत हो गया सर, क्योंकि ये इसने स्टॉप लगा दिया सर वर्ड, जो कि नहीं है ना जी। सेकंड, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी, तो ये भी वो बात वही कह रहा है कि कैल्शियम का लॉस करवा रहा है जी, बल्कि ये इसका काम तो कैल्शियम कंजर्व करने का है, कैल्शियम ब्लड के लेवल को इंक्रीज करना। तो ये भी हो गया, गलत हो गया सर, ये फर्स्ट भी गलत है। कॉज द ब्लड कैल्शियम लेवल टू डिक्रीज, तो ये भी गलत है बिल्कुल, ये तो हाइपर कैल्शियमिक होना चाहिए था, ये क्या कह रहा है? हाइपो की बात कर रहा है, तो गलत हो गया सर। जब 3 स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, फोर्थ को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी हम इसके अंदर फोर्थ में हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है सर, फॉस्फेट लेवल की बात कर रहा है, ये कॉजेज ब्लड फॉस्फेट लेवल टू डिक्रीज, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम के लेवल को तो ये बढ़ाता है जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पीटीएच का एक दूसरा रोल भी पता लगा कि कैल्शियम के लेवल को तो इंक्रीज करता है, बट हाइपो फॉस्फेटिक, हाँ हाइपोफॉस्फेटिक कह लीजिए, चाहे फॉस्फेटीमिया कह लीजिए, हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फेट के लेवल को तो क्या कर रहा है? घटा रहा है, डिक्रीज, हाँ, और कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। करेक्ट। तो कैल्शियम के रिगार्डिंग हम देखें तो हाइपर कैल्सिमिक है और हाइपोफॉस्फेटिमिक है ना सर जी। तो सही आंसर हमारा फोर्थ हो जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। लो लेवल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिजल्ट इन, अब ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया सर कि एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा एल्डोस्टेरोन हार्मोन के निम्न स्तर के परिमाण स्वरूप होता क्या है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कहां से होता है? ये हम बात करें कि 2 पार्ट हैं,
ये एड्रिनल का कोर्टेक्स पार्ट है, ये एड्रिनल का मेडुला। जी, इस मेडुला पार्ट की ओरिजिन अलग है, कोर्टेक्स की ओरिजिन अलग है, और हमें इससे लेना देना नहीं है अभी। जी, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स की, क्योंकि नेम में दिया गया है क्वेश्चन में एड्रिनल कोर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर है, जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स सेक्स कॉर्टिकॉइड। कोर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन हो गया कोर्टिसोल, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन हो गया एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। और ये बात एल्डोस्टेरोन की कर रहा है। जी, एल्डोस्टेरोन में डिजीज की बात कर रहा है कि ये सर इसके लो लेवल से कौन सी डिजीज होती है? इसकी वजह से एडिशन डिजीज डेवलप होती है, और हाई से कशिंग सिंड्रोम। यदि इनका लेवल अलग अलग है अच्छा जी, तो हमें ये देखना पड़ेगा सेक्स कोर्टिकोइड का अलग लेवल है, या जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकोइड से उसका लेवल अलग है, या जोना ग्लोमेरुलोसा है तो उसका एल्डोस्टेरोन का लेवल अलग अलग है। अभी ये डिक्रीज करने की बात कर रहा है, तो डिक्रीज करने से एडिशन डिजीज हो जाएगी। तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इंसुलिन फंक्शंस डैश, ठीक है, इंसुलिन कार्य करता है। अब इंसुलिन का फंक्शन आ गया स्टूडेंट, बात हुई हो गई सर कि इंसुलिन का काम क्या है, कि ब्लड जो है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसे डिक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से सर क्या होता है? ग्लाइसेमिक कंडीशन। ग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हुई है, इसका मतलब इस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं सेल्स के पास भेज दिया। सेल्स के पास भेज दिया तो वो ग्लूकोज को कंज्यूम भी कर सकती है और ग्लूकोज को स्टोर भी करवा सकती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसको देख करके सर एक जीवन की सी बात याद आ जाती है कि क्या हो, हलवाइयों ने बहुत सारा खाना बना के तैयार कर रखा है, पर जिमाने वाले जो होते हैं, आप कहीं बैठे हैं जो पत्तल में आपको सर्व करते हैं, तो इंसुलिन बेसिकली एक तरीके से सर्विंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि वो बेसिकली सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनकी परमिलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ग्लूकोज के लिए, ताकि वो ग्लूकोज को ले सके। ठीक है, तो यहां पर एक्सेस अमाउंट में यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो इसको ये क्या कर लेगा? उसको स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन के। अगर स्टोर नहीं कर पाएगा और ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ऑब्वियसली वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो डायबिटीज जैसी कंडीशन डेवलप, मेलाइटस डेवलप हो जाएगी सर जी। तो अब इसके हिसाब से आंसर देखते हैं, प्रमोट द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ, बिल्कुल स्टोरेज करने का काम कर रहा है। लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग लीवर, फैट एंड मसल सेल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है? ये लो कर रहा है। तो हमारे ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज लीवर के अंदर जाएगा, तो लीवर के तो बहुत सारे फंक्शन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन, बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है लीवर। यस सर। फैट की फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब वहां पर मसल्स के अंदर एडिपोसाइट उसको स्टोरेज करवा देंगे। जी सर। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, बिल्कुल बात सही है। सेल्स ने अपटेक कर लिया उस ग्लूकोज को, इट मींस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट, या मैं कह सकता हूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑल ऑफ द अबव। अब ये ऑल ऑफ द अबव का सर बहुत, ये क्वेश्चन एक आप लोगों को एक मोरल, एक सीख देने के लिए क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द अबव देखते, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स तीनों ऑप्शन मिल गए, पर आमतौर पर कई बार कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है सर, वो एग्जामिनर ऑल ऑफ द अबव दे देता है और बच्चों को लगता है कि इसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से ऑप्शंस को चेक जरूर करना है, क्योंकि यहां पर 1 2 3 ऑप्शन दिए, क्या पता 5 ऑप्शन दे सकता था और ऑप्शन में ये कह सकता था 1 2 3 करेक्ट एंड 4 5 इनकरेक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। जी सर। ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस ए डिसऑर्डर व्हिच इज नोन एज। अब सर ये वहां पर इसने बात की थी जो लो प्रोडक्शन की बात की थी, और यहां पर ये बात कर रहा है ओवर प्रोडक्शन की, यानी एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के उच्च स्त्रावन के कारण एक विकार उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम ये देख सकते हैं एक्रोमेगेली जो डिसऑर्डर है ये ग्रोथ हार्मोन के हायर लेवल से होता है सर। डायबिटीज इंसिपिडस ये एडीएच के लोअर से होगा जी। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है जिसमें आई बोन बाहर की तरफ
निकल जाती मींस है। ये किससे रिलेटेड है? थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के, एक्सिस लेवल से। और कुशिंग सिंड्रोम जो है ये एड्रिनल, इट मींस एड्रिनल कोर्टेक्स जो है, उस एड्रिनल कोर्टेक्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का लेवल यदि यहाँ पर ओवर प्रोड्यूस हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। जी, तो यानी कि सर जो हम लोग देखें अगर इससे रिलेटेड बात करें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया है ना सर। आगे चलते हैं। Which of the following hormones are responsible for glycogenolysis? ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ है। बिल्कुल सर। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मींस कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के जो फैट और एक्स्ट्रा है उन्हें कन्वर्ट करना ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, देखो नियो मतलब नई चीज से ग्लूकोज बना दिया। आमतौर पर क्या है, ग्लूकोज का या तो किसी को डिक्रीज करके बनाया जाता है, किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके, या फिर किसी छोटे से फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। लिपोलाइसिस, इट मींस लिपिड का क्या हो रहा है यहाँ? ब्रेकडाउन हो रहा है। लिपो मतलब लिपिड और लाइसिस मतलब टूटना। और प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो मतलब प्रोटीन और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है जी। तो इनसे रिलेटेड हमें हार्मोन को एनालिसिस करना है कि कौन कौन से हार्मोन है। ठीक है सर। तो पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकागॉन, कैटेकोलामाइन्स, ये सभी हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, तो ये सही हो गया सर हमारा। कोर्टिसोल, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। कॉर्टिकोस्टेरॉन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, जी, ये भी शुगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। और ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर मोर और लेस करेक्ट। करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोर और लेस करेक्ट, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब सर यहाँ पर एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसे हमें लेबल करना है और उनके हिसाब से ऑप्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेबलिंग स्टार्ट करते हैं सर। ये जो ई है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? इस तरीके के जो डायग्राम है उसमें हमें एक वाइल्ड गैस करना है उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी जो है सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप इसको एरो में जाएंगे, क्योंकि तो आप देखिए एरो की तरफ जाएंगे तो ये मेडुला ऑब्लैंगटा भी यहाँ पर दिख रहा है, पर हम एंडोक्राइन से रिलेटेड इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंसीडर करते हैं जी। एफ जो है ये पीनियल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए जो है वो थायराइड और पैराथायराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बी जो है वो थाइमस को कर रहा है। और सी जो है सर ये पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज का भी कौन सा पोर्शन? एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है सर। और डी जो है ये सुप्रारीनल ग्लैंड को, यानी कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड को। सुप्रारीनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किडनी के सुपीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। फिर इसमें तो क्या दे दिया, इसमें तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक साथ ही दे दिए, पर हमें पता है कि ह्यूमंस जो हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग इंडिविजुअल में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग इंडिविजुअल में होता है। तो ये दोनों गोनेड्स दे रखे हैं, ये ओवरी हो गया और ये टेस्टिस हो गया। अब हम इसको मैच करवा सकते हैं जी लेबलिंग के बेसिस पर। पहला सर ए को थाइमस बता रहा है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ए क्या है? थायराइड और पैराथायराइड। ए को थायराइड बता रहा है, सही बात हो सकती है। सी को पैनक्रियाज बता रहा है और एफ को पीनियल बता रहा है, तो आई थिंक यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ए को फिर इसने थाइमस बता दिया, जी को पीनियल बता दिया और एफ को पिट्यूटरी बता दिया, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जी क्या है? पिट्यूटरी है, तो ये गलत हो गया। ए थाइमस हो ही नहीं सकता। ए जो है वो थायराइड, बी जो है वो हार्ट और एफ जो है वो पिट्यूटरी। बी हार्ट नहीं है, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है जी। तो हमें पता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन सी होती है सर? वो थायराइड है। हाँ। लेकिन यदि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता तो लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की कौन सी है? लीवर। लेकिन ये कैसी है? एक्सोक्राइन नेचर की है। लेकिन हमें यहाँ पर ये वर्ड भी ध्यान रखना है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थायराइड हो जाएगा। फिर द हार्मोन दैट सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट मेमरी ग्लैंड्स फॉर द formation of alveoli for the storing milk is secreted from?
यानी कि ये इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा होगा। हाँ, वो तो ऑक्सीटोसिन है, पर ये लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला तो प्रोजेस्टेरोन है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है। और ये पूछ रहा है सर कि ये कहां से बेसिकली रिलीज होता है। तो ये ओवरीज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन होता है। ग्राफियन फॉलिकल जैसी रप्चर होती है, तो रप्चर्ड पार्ट जो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगा। ल्यूटीन पिगमेंट डिपॉजिट हो जाने से वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है और येलो कलर में अपीयरेंस होती है। तो सही आंसर 4th हो गया सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्टोली सेल स्टिमुलेटेड बाय, सर्टोली सेल की यहां पर बात कर रहा है सर, ये जो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे प्रेजेंट होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, और इनके अंदर सर्टोली सेल्स, these are the सर्टोली सेल्स, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। बिल्कुल इंटरस्टिशियल टिश्यू में। इस सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा? FSH हार्मोन करता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जी। और एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन यहाँ पर कौन सा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? FSH हो जाएगा सर। Which part of mammalian brain controls the voluntary respiration? तो अब रेस्पिरेशन की बात आ रही है, तो हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो हमारे ब्रेन की, हाइंड ब्रेन के किस पोर्शन में प्रेजेंट है? ये दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक होती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज और एक होती है वॉलेंट्री एक्टिविटीज। यदि हम किसी भी क्लास में बैठकर कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पर हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जी। यदि हम कोई योगा कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं तो एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है। तो इसमें फोर ब्रेन का पार्ट काम करेगा और इसके अंदर हाइंड ब्रेन का पार्ट काम करेगा। और यही हाइंड ब्रेन का पार्ट काम करेगा तो कौन सा करेगा? इनवॉलेंट्री और मेडुला। और यहीं पर वो बच्चे गलती करेंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर की बात आ गई तो आंसर मेडुला लगा देंगे, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? वॉलेंट्री, यानी कि जब आप रामदेव जी की तरह योगा करें तब आपका कौन सा वाला ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करेगा। तो फिर इसके लिए सेरेब्रम पार्ट काम करता है, फोर ब्रेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला नहीं होगा, क्या होगा? सेरेब्रम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रखिएगा दिमाग में। फिर आइडेंटिफाई द मेन फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है सर, हमें फंक्शंस देखने हैं सेरेब्रम के। कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स थ्रू फ्रंटल लोब। बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रंटल लोब जो है वो वॉलेंट्री एक्टिविटी को, अभी हमने देखा कि सेरेब्रम जो पार्ट है वो वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करता है। करेक्ट। कंट्रोल द मूवमेंट, मेमोरी, वोकैबुलरी थ्रू द फ्रंटल लोब। इट मींस ये मेमोरी से रिलेटेड है तो ये भी कौन करेगा? सेरेब्रम। सेरेब्रम का कौन सा पार्ट? फ्रंटल लोब करेगा। कंट्रोल द टेम्परेचर, टेस्ट, टच, पेन थ्रू द पैराइटल लोब। किसी भी मैप को आइडेंटिफाई करना है या पेन को या टच को या टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है तो इसके अंदर फोरब्रेन का पैराइटल लोब काम करेगा। कंट्रोल द हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल थ्रू ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल लोब। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑक्सीपिटल विजन के लिए रिलेटेड होता है, फ्रंटल लोब ये डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको यहां पर हियरिंग मैकेनिज्म को यदि आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हमारा ब्रेन का साइड जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल जो पार्ट है वो करेगा। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही आंसर सर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो सही आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? थर्ड ऑप्शन हो जाता है। स्नेप्टिक वेसिकल्स फाउंड इन, स्नेप्टिक वेसिकल्स कहां पाई जाती है? अभी हमने सर सेक्शन भी देखा था इस तरीके का। ये हमारा प्री स्नेप्टिक, ठीक है, और ये हमारा पोस्ट स्नेप्टिक। तो सर स्नेप्टिक वेसिकल्स, ये जो स्नेप्टिक नोब है इनके अंदर इस तरीके की वेसिकल स्ट्रक्चर है और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन हो गया जिसे हमने स्नेप्स कहा। ठीक है, तो सर कहां पे पाई जा सकती है स्नेप्टिक वेसिकल? तो हम ये कह सकते हैं
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। तो साइनेप्टिकल वेसिकल्स कहां प्रेजेंट है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो पोस्ट तो गलत हो जाएगा सर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो ये इनके द्वारा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, और बोथ की तो यहां पर बात होती ही नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो हमारे पूरे डिस्कशन हम लोगों ने किया नर्वस और एंडोक्राइन का। नेक्स्ट जो इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसी तरीके के और क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, तब मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।